देखिए आपका ये हम लोग एविडेंस एक्ट चल रहे थे और द इंडियन एविडेंस एक्ट में सामान्य बातें आपका चल रही थी और इन सामान्य बातों से निश्चित तौर पे आपको 3 या 4 क्वेश्चन मिलते हैं। इसमें कोई शक नहीं है। सामान्य बातों में आगे आपका बढ़ा जाए और आगे जो आपका पढ़ना है वह ये पढ़ना है कि एविडेंस एक्ट का कार्य क्या है। एक दो लाइन इसको देख लिया जाए और तब आपका बेयर एक्ट से शुरू किया जाए। देखिए एविडेंस एक्ट का मुख्य कार्य या एक्ट ये है कि जो पार्टी हैं या पक्षकार हैं वह कैसे यानी कि किस ढंग से या किस मैनर से उन बातों मतलब उन घटनाओं को, उन तथ्यों को या उन फैक्ट्स को न्यायालय को विश्वास दिलाएंगे जो न्यायालय से बाहर घटित हुए हैं। अर्थात जो बातें न्यायालय से बाहर घटित हुई हैं उसको न्यायालय में किस तरीके से पुनः स्थापित किया जाएगा, ये जो प्रोसीजर हैं ये आपका एविडेंस एक्ट बताएगा। आप कई घटनाएं आगे बताई जाएंगी। आइए तत्पश्चात आपका अब शुरू किया जाए कानून। और कानून जब भी शुरू करिए तो आपका सबसे पहले उस एक्ट या कोड या कॉन्स्टिट्यूशन जो भी हो सर्वप्रथम आपका प्रियम्बल पढ़ा जाता है। जहाँ तक एविडेंस एक्ट के प्रियम्बल की बात है, प्रियम्बल से भी आपका यूपी एपीओ में क्वेश्चन आ चुका है तो आपको लगातार क्वेश्चनों का मॉडल भी बताया जा रहा है। वह भी सावधान रहना है। यानी कि साक्ष्य विधि का उद्देश्य क्या है या प्रस्तावना या अब हम देखेंगे उद्देशिका या प्रियम्बल। जब भी आप उद्देशिका पढ़िएगा, प्रियम्बल पढ़िएगा, सबसे पहले प्रियम्बल के बारे में कुछ बातें आपको बताई जाए और तब प्रियम्बल बताया जाएगा। लगभग प्रत्येक कानून में यानी कि इवरी लॉ में या लगभग सभी कानूनों में शुरुआती दौर में एक प्रियम्बल दिया रहता है। प्रियम्बल क्यों दिया जाता है? तो जिन लक्ष्यों या जिस एम की पूर्ति के लिए या जिस उद्देश्य को फुलफिल करने के लिए कोई कानून बनाया जाता है वे उद्देश्य या ध्येय या लक्ष्य कहिए या एम कहिए प्रियम्बल में दिए जाते हैं। यानी कि कोई कानून किन लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए बनाया गया है उन लक्ष्यों का उल्लेख प्रियम्बल में किया जाता है। अतः प्रियम्बल को की अर्थात कुंजी कहा जाता है। यानी कि प्रियम्बल को आपका किसी भी कानून की क्या कहा जाता है? कुंजी कहा जाता है। कुंजी का मतलब कि जो प्रश्नों या समस्याओं को सॉल्व कर दे। और ये क्वेश्चन अभी आपका बिहार में भी पूछा गया था कि संविधान की कुंजी किसे कहा जाता है, तो आपका क्या जवाब रहेगा? प्रियम्बल या उद्देशिका को। देखिए हमें को रिलेट करके भी चलना है और एविडेंस एक्ट भी चलना है। अभी बिहार में पूछा भी गया था ये क्वेश्चन आपका कि संविधान की कुंजी किसे कहा जाता है। आपका तो क्या मारेंगे? संविधान की उद्देशिका को। तो किसी भी कानून का जो प्रियम्बल होता है वह उसकी कुंजी कही जाती है। जहाँ तक कॉन्स्टिट्यूशन की बात है
संविधान की बात है, संविधान की उद्देशिका में दो बातें बताई गई हैं। एक, कॉन्स्टिट्यूशन का स्रोत क्या है यानी कि सोर्सेज, और दूसरा कॉन्स्टिट्यूशन का एम क्या है, स्रोत क्या है। तो जो पहला शब्द लिखा है, वी द पीपुल ऑफ इंडिया, यानी कि हम भारत के लोग ही संविधान के क्या है, स्रोत। और आपका लक्ष्य में लिखा ही गया है। दूसरा नियम आइए, जब भी आप प्रियम्बल किसी कानून का पढ़िए तो उसको क्रम से पढ़िएगा। अब आ जाइए, क्रम से का मतलब कि जैसे आप कॉन्स्टिट्यूशन में पढ़ते हैं, हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न इत्यादि शब्द क्रम से पढ़ना है आपको। उसी प्रकार एविडेंस में भी आप क्रम से पढ़ेंगे। और ये जो मैं क्वेश्चन बता रहा हूँ, ये यूपी एपीओ में आ चुका है कि सही क्रम क्या है। तो आखिर साक्ष्य विधि का एम क्या है, उद्देश्य क्या है। तो साक्ष्य संबंधी जो नियम है या जो साक्ष्य संबंधी प्रावधान है या जो एविडेंस से संबंधित विषय हैं, उनका क्या करना, कंसोलिडेट करना, यानी कि समेकन करना। दूसरा, डिफाइन करना, यानी कि परिभाषित करना, परिभाषित करना। और तीसरा, एमेंड करना, यानी कि संशोधन करना। संशोधन यानी कि साक्ष्य से संबंधित विधियों को साक्ष्य अधिनियम कंसोलिडेट करता है, डिफाइन करता है और एमेंड करता है। यही उद्देश्य है। और ये दो क्वेश्चन यहाँ से आएगा। एक तो पूछ लेगा कि साक्ष्य विधि का उद्देश्य क्या है, तो साक्ष्य से संबंधित विषय को समेकित करना, परिभाषित करना, आपका संशोधित करना, उपर्युक्त सभी। तो ये क्वेश्चन अगर आए तो आप उपर्युक्त सभी मारिए। दूसरा मॉडल जो यूपी एपीओ में आया है कि सही क्रम कौन सा है, तो सही क्रम में कभी काल पहले आपका परिभाषित दे देगा, कभी काल संशोधित दे देगा और कभी काल समेकन दे देगा। ऐसे भी भरमाता है, समेकन दे दिया, फिर क्या दे दिया, संशोधन, और फिर क्या दे दिया, परिभाषित। लेकिन भरमाना नहीं है और अच्छे से रट कर जाना है। पहले कौन सा शब्द है, समेकन, दूसरा क्या है, परिभाषित, और तीसरा क्या है, संशोधन। अब एक एक क्वेश्चनों को, शब्दों को हमें देखना है। आइए एक एक शब्द हम देखते हैं। कंसोलिडेशन का, कंसोलिडेट करने का मतलब क्या हुआ, समेकन का। ये इंटरव्यू में भी आपका पूछा गया है। और आपका अभी हम दो तीन क्वेश्चन ऐसे भी बनाएंगे जहां की कंसोलिडेशन आपका यूपीजे 2018 में आया था, उसको भी हमें कोरिलेट करके कवर करना है। लेकिन सबसे पहले कंसोलिडेशन का मतलब समझिए कि कंसोलिडेशन का मतलब क्या हुआ। कंसोलिडेशन का मतलब हुआ एकत्र करना। एकत्र करना मतलब इकट्ठा करना, यानी कि बिखरी हुई चीजों को एक जगह एकत्र किया जाता है। तो आप कहेंगे पत्ते भी एकत्र किए जाते हैं, जानवर भी एकत्र किए जाते हैं, लेकिन जब विधि को एकत्र किया जाता है उसे कंसोलिडेशन कहते हैं। खेतों को भी एकत्र किया जाता है। तो यूपी में कंसोलिडेशन एक्ट बना है, लोकल लॉ, चकबंदी अधिनियम। वहाँ खेत, बिखरे हुए खेतों को क्या किया जाता है, एक जगह एकत्रित किया जाता है। तो कंसोलिडेशन, समेकन का मतलब ये हुआ कि किसी विशिष्ट विषय पर, याद रखिएगा, किसी विशिष्ट विषय पर कानूनी प्रावधानों को एक जगह एकत्र किया जाना, अर्थात एविडेंस एक्ट के तहत साक्ष्य के नियमों को
क्या किया गया है, एक जगह एकत्र किया गया है। यह पहला उद्देश्य इस कानून का है। अब कहाँ कहाँ कंसोलिडेशन है, इसको कोरिलेट करके आपको जानना ही होगा। और आपका 3-4 बातें कोरिलेट करके याद रखिए। 2018 में आपका टीपीए में पूछा गया था कि डॉक्ट्रिन ऑफ कंसोलिडेशन या समेकन या एकत्रीकरण का सिद्धांत किसमें है। तो टीपीए की 2 धाराएं मारेंगे, ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट की 2 सेक्शन मारेंगे। एक तो 61 2018 में पूछा गया था। अगला भी आप याद रखिए कंसोलिडेशन में 67A। इसके बाद आपका सीआरपीसी में पूछा जाता है कंसोलिडेशन, एकत्र किया जाना, चार्ज या आरोपों को एकत्र किया जाना। तो जो चार्ज हैं सीआरपीसी में, आरोप हैं, वह एकत्र किए जाते हैं। तो किन किन सेक्शन के तहत, 219 सीआरपीसी, 220, 221 और 223। यानी कि फिर एक बार देखिए, सीआरपीसी में भी कंसोलिडेट किया जाता है किसको, चार्ज को। कहाँ कहाँ दिया है, 219, 220, 221 सेक्शन और 223। इसके बाद सीपीसी में भी आपका प्लेंटिफ और डिफेंडेंट यानी कि आपका वादी और प्रतिवादियों का क्या किया जाता है, कंसोलिडेशन, संयोजन या एकत्र किया जाता है। और इसके लिए सीपीसी का आदेश फर्स्ट काम करेगा। याद रखिए सीपीसी में कौन को रिलेट करना है, तो सीपीसी का जो आदेश है किसमें है, आपका फर्स्ट में। इस प्रकार हमने समेकन को बताया और समेकन का मतलब भी बताया। दूसरा जो आपका साक्ष्य विधि का एम दिया गया है कि साक्ष्य से संबंधित विधि को परिभाषित करना माने डिफाइन करना। तो सेक्शन 3 आप जोड़ सकते हैं। कुछ शब्दों को क्या किया गया है, एविडेंस एक्ट में निर्वचित किया गया है। और तीसरा आपका एमेंड करना का मतलब ये हुआ कि जो 1872 के पूर्व जो आपके कानून थे, उन कानूनों में बदलाव लाया गया और कुछ नई बातें जोड़ी गई। और उन कानूनों में बदलाव लाकर संशोधन करके ये कानून सर जेम्स फिटजेम्स स्टीफन ने बनाया। तो इसको हम कहते हैं संशोधन करना। तो भाई क्रम से याद रखिएगा। इसके बाद आइए, आपका जैसे ही आप बेयर एक्ट खोलेंगे तो आपका उद्देशिका के ऊपर देखिए क्या लिखा है। आपका प्रियम्बल के ऊपर भी बता दिया जाए, भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872 लिखा है। उसके बाद लिखा है 1872 का एक्ट नंबर 1, अधिनियम संख्या 1। नीचे कोष्ठ में लिखा है एक्ट नंबर क्या होता है, ये जान लेना है। देखिए, जब किसी कानून पर एसेंट राष्ट्रपति या राज्यपाल या गवर्नर जनरल या वायसराय देता था, तो ऐसी दशा में वह उस कानून पर एक क्रम लिखता था। ये क्रम प्रत्येक वर्ष लिखा जाता था। जैसे 1 जनवरी को जिस कानून पर अनुमति दिया उसका एक्ट नंबर 1 हो गया। 5 जनवरी को उसके बाद दिया तो एक्ट नंबर कितना, 2। अगर उसके बाद 10 जनवरी को दिया तो एक्ट नंबर कितना, 3। और 20 जनवरी को दिया तो 4। और 31 दिसंबर तक ये क्रम चलेगा उस साल। फिर आपका अगले साल आएगा, फिर 1 जनवरी से क्या होगा, 1, 2। यानी कि ये एक क्रम संख्या है कि किस सीरियल नंबर पर एसेंट इसको दी गई और इसका कोई महत्व नहीं है।
इसके बाद आपका एक दाहिने बगल बेयर एक्ट में आप देखेंगे डेट लिखी रहती है, और वह डेट यहाँ लिखी है 15 मार्च 1872, यानी कि 15 मार्च 1872। ये जो डेट होती है ये वह डेट होती है जो जिस तारीख को अनुमति प्रदान की जाती है, और यही डेट याद रखिए कानून के निर्माण की तिथि होती है। अर्थात ये जो डेट है इसी डेट को ये माना जाता है कि यह कानून बनकर क्या हो गया, तैयार। बनकर तैयार हो जाने मात्र से कानून लागू नहीं हो जाता, इन्फोर्स नहीं हो जाता। लागू करने के लिए अधिसूचना या नोटिफिकेशन जारी किया जाता है। लागू करने से पहले कानून का प्रकाशन किया जाता है। इस विषय पर भी हम आपको बताते हैं। ये आपका बिहार में एडी लॉ में पूछा गया था। देखिए क्वेश्चन एडी लॉ में पूछा भी गया है। देखिए जिस प्रकार आप भोजन बनाते हैं, भोजन बनाने के बाद जब भोजन बन जाता है तो तत्काल नहीं खाना खाते, बल्कि आपका हाथ मुंह इत्यादि धुलते हैं, 5-10 मिनट इंतजार करते हैं और तब भोजन करते हैं। सेम उसी प्रकार कानून का भी है कि कानून जब बनकर तैयार हो जाता है, यानी कि जब राष्ट्रपति राज्यपाल इत्यादि की अनुमति उस पर क्या होती है, मिल जाती है, वही डेट निर्माण की क्या होगी, तारीख। तो तुरंत आपको कॉन्स्टिट्यूशन में जोड़ना है कि कॉन्स्टिट्यूशन के निर्माण की डेट क्या है, किस तारीख को यह एक्टेड कर दिया गया, किस तारीख को बना दिया गया। तो ये प्रियम्बल में नीचे लिखी गई है संविधान के 26 नवंबर 1949। और जब आप जिस प्रकार आप हाथ मुंह धुल के 10 मिनट बाद खाना खाते हैं, तो सेम उसी प्रकार कानून का या विधि का, अधिनियम या एक्ट का या कोड का पहले नोटिफिकेशन जारी होगा, उसे प्रकाशित किया जाएगा। प्रकाशन के बाद ही उसे इन्फोर्स किया जा सकता है। कानून निर्माण करने का कार्य लेजिस्लेचर या विधायिका का है, लेकिन इन्फोर्स करने का कार्य विधायिका का नहीं है, किसका है, कार्यपालिका का। कार्यपालिका चाहे तो इन्फोर्स करे और चाहे तो न करे। एक केस याद रखना है, हरला वर्सेज स्टेट ऑफ राजस्थान। हरला, हरला, हरला वर्सेज स्टेट ऑफ राजस्थान के बाद में हमारे उच्चतम न्यायालय ने ये बता दिया कि बिना आपके किस कानून का प्रकाशन किए हुए उसे इन्फोर्स करना, लागू करना अवैध माना जाएगा। ये फिर केस मैं बता दूं दोबारा, हरला बनाम राजस्थान राज्य। इस प्रकार आपका प्रियम्बल और सामान्य बातें बताई गई। जब आपका प्रियम्बल हो गया तो प्रियम्बल के बाद अब चूंकि भारतीय साक्ष्य अधिनियम को 3 पार्ट में बांटा गया है, तो अब हम शुरू करेंगे पार्ट 1। आपका रेलेवेंसी ऑफ फैक्ट, यानी कि भाग 1 किससे संबंधित है, तथ्यों की सुसंगति। रेलेवेंसी ऑफ फैक्ट तथ्यों की सुसंगत से संबंधित है। सेक्शन 1 से लेकर 55 तक प्रावधान किया गया है। इसमें आपका 2 चैप्टर दिए गए हैं, यानी कि 2 अध्याय दिए गए हैं। अध्याय 1 परिचयात्मक या सामान्य बातों से संबंधित है। धारा या सेक्शन 1 से लेकर 4 तक बातें दी गई हैं। और जो चैप्टर 2 रहेगा वह तथ्यों की सुसंगत के विषय में, यानी कि रेलेवेंसी ऑफ फैक्ट के बारे में रहेगा। और सेक्शन 5 से लेकर कहाँ तक दिया गया है, 55।
तो हम भाग 1 शुरू करते हैं और आपका पार्ट 1 में बता दिया गया, पार्ट 1 में हम अध्याय 1 शुरू करेंगे। देखिए अध्याय 1 में आपका 4 धाराएं हैं, 1 से लेकर 4 तक। यहाँ से भी खूब क्वेश्चन बनता है। आइए सेक्शन 1 देखा जाए। धारा 1, किसी भी कानून का सेक्शन जो 1 है वह 3 बातें सामान्यतः बताता है। एक बात बताता है कि उस कानून का शॉर्ट टाइटल यानी कि संक्षिप्त नाम बताया जाता है। दूसरा आपका इन्फोर्समेंट डेट बताई जाती है, यानी कि ये बताया जाता है कि किस तारीख को यह कानून प्रारंभ हुआ, लागू हुआ या प्रवर्तित हुआ। और तीसरा आपका एक्सटेंट बताया जाता है। एक्सटेंट का मतलब विस्तार बताया जाता है। विस्तार को 2 भागों में बांटा जाता है। एक टेरिटोरियल एक्सटेंट यानी कि क्षेत्रीय विस्तार, और दूसरा सब्जेक्ट मैटर संबंधी विस्तार यानी कि विषय वस्तु संबंधी विस्तार, सब्जेक्ट मैटर। इसको हम बताएंगे आगे। अभी पहले आपका नाम पर आया जाए। देखिए इंटरव्यू के लिए भी हमें चलना है, कोरिलेट करके भी चलना है। आपका शॉर्ट टाइटल देखा जाए। देखिए आपका प्राचीन काल में या मध्यकाल में या कुछ समय पूर्व तक कानूनों का लॉन्ग टाइटल या विस्तृत नाम दिया जाता था, लेकिन वर्तमान समय में कानूनों का आपका संक्षिप्त नाम दिया जाता है और उसी नाम से वह कानून जाना जाता है। तो जो हम लोग कानून पढ़ रहे हैं उसका शॉर्ट नाम होगा द इंडियन एविडेंस एक्ट 1872। अब ये इंटरव्यू में ये क्वेश्चन बना है कि लॉन्ग टाइटल क्या है। तो लॉन्ग टाइटल वर्तमान में नहीं दी जाती, लेकिन किसे लॉन्ग टाइटल माना जाता है तो जो कानून का प्रियम्बल होता है। याद करिए इंटरव्यू के लिए भी, जो किसी कानून का प्रियम्बल होता है या उद्देशिका या प्रस्तावना होती है उसी को लॉन्ग टाइटल माना जाता है। लेकिन वर्तमान समय में ये नहीं दिया जाता, लेकिन पहले दिया जाता था। दूसरा पॉइंट ये आया आपका कि सामान्य तौर पर भी आप देख सकते हैं, जैसे गांव में आपका असली नाम या लॉन्ग टाइटल दूसरा रहता है और शॉर्ट टाइटल दूसरा। जैसे कि पिंटुआ, मिंटुआ, चिंटुआ, पपुआ, फेकुआ इत्यादि, ये सब शॉर्ट टाइटल रहते हैं और लॉन्ग टाइटल आपका दूसरा रहता है। तो लॉन्ग टाइटल कम लोग जानते हैं और शॉर्ट टाइटल पिंटुआ, चिंटुआ, सिंटुआ क्या करते हैं लोग ज़्यादा, ये प्रसिद्ध रहता है। तो उसी प्रकार तो आगे बढ़ा जाए, इसमें कोरिलेशन भी करना है। जनरली किसी भी कानून का सेक्शन 1 आपका शॉर्ट टाइटल बताता है, लेकिन एक हमारा कॉन्स्टिट्यूशन ऐसा है जो आपका आर्टिकल शुरुआती दौर के आर्टिकलों में उसका नाम न देकर लास्ट में नाम दिया गया है। तो तुरंत कोरिलेट करेंगे। और पिछली बार यूपीजे में संविधान से ये क्वेश्चन बना था कि कॉन्स्टिट्यूशन का नाम कहाँ दिया गया है, कि इस संविधान का शॉर्ट नाम यानी कि संक्षिप्त नाम भारत का संविधान होगा। तो अनुच्छेद याद रखिएगा, कोरिलेट करके इसको पढ़िएगा। संविधान का अनुच्छेद किससे कोरिलेट कर लेंगे? 393। इसमें
कॉन्स्टिट्यूशन का हमारा क्या दिया गया है, संक्षिप्त नाम। अगला देखिए आपका दूसरा है इन्फोर्समेंट डेट, या कब यह कानून लागू हुआ। तो जहां तक इन्फोर्समेंट डेट की बात है, आपका जो एविडेंस एक्ट लागू हुआ वह आपका हुआ 1 सितंबर 1872 को। अब यहाँ भी आपको सतर्क रहना है और एक डेट भी याद रखना है। और देखिए आपका एक डेट भी याद रखना है, उस डेट को भी ध्यान में रखना है। आपका क्षेत्रीय विस्तार में भी हम बताएंगे। इन द इंडियन एविडेंस एक्ट 1 सितंबर यानी कि 1 सितंबर 1872 को इन्फोर्स हुआ। इसी तारीख को भारत में एक और कानून लागू हुआ था, वह था द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872। तो क्वेश्चन अब इंटरव्यू में पूछ सकता है कि किन दो कानूनों में समानता पाई जाती है, नियमों में नहीं लेकिन कुछ समानता है। तो कॉन्ट्रैक्ट में और एविडेंस में क्या समानता है कि दोनों कानून एक ही तारीख को और एक ही ईयर में इन्फोर्स हुए थे। किस तारीख को? 1 सितंबर 1872। इस प्रकार आपका जैसे ही आप प्रारंभ पढ़िए तो कौन कौन कानून किस तारीख को प्रारंभ हुए ये भी पूछा जाता है, लेकिन आपका मुख्य रूप से हम कॉन्स्टिट्यूशन को लेकर चलते हैं। जहां तक अभी ये क्वेश्चन BHU LLM में पूछा गया था पिछली बार, मैं बता दूं जो मैं अब बताने जा रहा हूं। यानी कि आपको लगातार मनोज सर द्वारा कौन मॉडल बना है, पिछले कहाँ कहाँ बना है और आगे किस मॉडल से क्वेश्चन बन सकता है, एक अनुमान लगाकर लगातार बताया जा रहा है। और आपका परम कर्तव्य है कि इन क्वेश्चनों को पकड़ने का प्रयास करिए, क्योंकि ये कंपटीशन है। और वर्तमान युग में आप ये चाहें कि छोटी छोटी बातों को इग्नोर करके हम आगे बढ़ जाएं, ये संभव नहीं है। यही छोटी छोटी बातें आपको सिलेक्शन दिलवाएंगी, और जो व्यक्ति इन छोटी बातों को छोड़ देता है वह आज भी पीछे रह जाता है। तो आप प्रयास करिए कि इन छोटी छोटी बातों को जो कोरिलेट करके बताई जा रही हैं, कहाँ क्वेश्चन कैसे बना है, कोई बात छोड़ी नहीं जा रही है। आपका कर्तव्य है कि कोरिलेशन भी जरूर पढ़िए। तो कॉन्स्टिट्यूशन से हम जरूर कोरिलेट करेंगे कि आखिर भारत के संविधान का इन्फोर्समेंट डेट क्या है, प्रवर्तन तिथि क्या है। तो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 394, किस अनुच्छेद में? 394 में कॉन्स्टिट्यूशन का इन्फोर्समेंट डेट दिया गया है। कुल 16 आर्टिकल, याद रखिएगा, कुल 16 अनुच्छेद आपका 26 नवंबर 1949 को लागू कर दिए गए। यानी कि 26 नवंबर 1949 को 16 आर्टिकल इन्फोर्स कर दिए गए। और अन्य जो अनुच्छेद थे, यानी कि संविधान पूरी तरह हमारा लागू किया गया, वह जो डेट थी 26 जनवरी 1950। लेकिन 16 अनुच्छेद आगे हम बताएंगे संविधान में आपका ये तत्काल लागू किए गए, क्योंकि आवश्यक थे, तो अलग बात है इस पर। अब BHU LLM में ये पूछा गया कि कॉन्स्टिट्यूशन कितने पार्ट में लागू किया गया, कितने भाग में संविधान को लागू किया गया। तो कितने भाग में? 1 2 3 4। तो क्या मार्क कराएंगे? 2। पूर्ण रूप से संविधान कब लागू किया गया? 26 जनवरी को।
यानी कि 26 जनवरी को हम क्या हो गए, गणतंत्र हो गए, यानी कि हम अपने संविधान द्वारा गवर्न होना शुरू किए। लेकिन 2 भागों में कॉन्स्टिट्यूशन लागू किया गया, ये कम से कम याद रखना है, और आगे आपका यूपीजे इत्यादि में पूछ सकता है। अब आइए हम बता दिए हैं तो अब विस्तार देखा जाए। जहाँ तक एक्सटेंट की बात है, सेक्शन 1 में पहले हम टेरिटोरियल एक्सटेंट देखते हैं, क्षेत्रीय विस्तार। आखिर क्षेत्रीय विस्तार देखा जाए, क्योंकि विस्तार को तब बैरक शुरू किया जाए। जहाँ तक आपका एविडेंस की धारा 1 है, विस्तार को हम 2 भागों में बांट देते हैं। सेक्शन 1 को एक टेरिटोरियल यानी कि क्षेत्रीय। क्षेत्रीय में देखिए आपका वर्तमान समय में द इंडियन एविडेंस एक्ट 1872 संपूर्ण भारत में लागू है। अगर पूछे कहाँ लागू है तो होल इंडिया, संपूर्ण भारत में। एक बस डेट याद रखना है कि जो जम्मू कश्मीर संघ शासित प्रदेश है, इस समय यूनियन टेरिटरी है, जम्मू कश्मीर संघ शासित प्रदेश में पहले यह लागू नहीं था, लेकिन इसे 31 यानी कि आपका 31 अक्टूबर 2019 को इसे जेके या जम्मू कश्मीर संघ शासित प्रदेश में भी अब लागू कर दिया गया है। आपका याद रखें, यानी कि अगर वर्तमान समय में पूछे कि कहाँ लागू है तो क्या मार्क कराएंगे, हाँ होल इंडिया। अब यह नहीं कि सिवाय नहीं। अब इसके बाद आपका क्षेत्रीय विस्तार के बाद किन विषयों पर लागू है या किन न्यायालयों विषयों पर लागू है, यानी कि किन मामलों में लागू होगा, ये महत्वपूर्ण है। और इसके लिए आपका बेयर एक्ट काम करेगा। तो आइए हम देखते हैं। अब बेयर एक्ट को तोड़ने की भी अब कला समझिए। देखिए मैं कैसे तोड़ रहा हूं शब्द स एक शब्दों को। देखिए बेयर एक्ट आप लेकर बैठिए, सबसे अच्छा रहेगा। और आपका देखिए क्या कहता है बेयर एक्ट। इसका विस्तार संपूर्ण भारत पर है, ये हमने बता दिया। और यह किसी न्यायालय में, यानी कि अब ये समस्या आई कि कहाँ लागू है, किन मामलों में लागू है, तो फर्स्ट मिला किसी कोर्ट में, न्यायालय में, यानी कि आपका न्यायालय में लागू है। अब यहाँ आपका सतर्क होकर ये देखना है कि ये जो कोर्ट शब्द है, न्यायालय शब्द है, इसका मतलब क्या हुआ। इसका मतलब सेक्शन 3 से हम निकालेंगे, अभी हम बता रहे हैं। किसी न्यायालय में या के समक्ष की, यानी कि न्यायालय के समक्ष की, आपका इसके बाद दिया गया है, अभी हम उसको बताएंगे। आपका 4 सेना से संबंधित ला दिए गए हैं, यानी कि मिलिट्री से संबंधित 4 ला दिए गए हैं। अगर उन 4 कानूनों के तहत कोई मिलिट्री कोर्ट एस्टेब्लिश हुआ है, स्थापित किया गया है, तो उन न्यायालयों में एविडेंस एक्ट अप्लाई नहीं होगा। फिर एक बार समझिए, सेक्शन 1 में 4 सैनिकों से संबंधित कानून दिए गए हैं। अगर उन कानूनों के तहत कोई सेना न्यायालय स्थापित किया गया है, तो ये इंडियन एविडेंस एक्ट के प्रावधान उन कोर्टों में लागू नहीं होंगे। लेकिन अगर 4 सेना न्यायालय से भिन्न कानून द्वारा किसी कोई कोर्ट स्थापित किया गया है, तो भले वह मिलिट्री कोर्ट हो, उसमें द इंडियन एविडेंस एक्ट लागू होगा। तो 4 कानूनों का हम अभी नाम बताएंगे।
लेकिन कहाँ लागू है पहले ये देख लिया जाए। इसके बाद दिया गया है आपका सेकंड, नीचे से हम उठाते हैं, समस्त न्यायिक कार्यवाहियों में, समस्त न्यायिक कार्यवाहियों में, यानी कि जुडिशियल प्रोसीडिंग। अब जुडिशियल प्रोसीडिंग क्या है ये हम बताएंगे। फिर लास्ट लाइन लिखती हैं और आपका किंतु न तो किसी न्यायालय या ऑफिसर के समक्ष पेश किए गए शपथ पत्रों को लागू है और न ही आपका कह सकते हैं कि मध्यस्थ के समक्ष कार्यवाही में, यानी कि दूसरा एक बना न्यायालय में लागू है और न्यायालय के समक्ष कार्यवाहियों में लागू है और समस्त न्यायिक कार्यवाहियों में। अब समस्या ये आती है कि यहाँ तो भाई क्या है, अप्लाई होता है तो किस में लागू नहीं होता। तो अब बेयर एक्ट देखिए, आपका पहला आपका देखना है कि 4 कानून है, बेयर एक्ट देख लीजिएगा। सेना से संबंधित, इसमें अगर इस कानून द्वारा या कानून द्वारा कोई सेना न्यायालय इस्टेब्लिश किया गया है तो उस सेना न्यायालय में एविडेंस एक्ट के प्रावधान अप्लाई नहीं होंगे। इसके बाद कहा जा रहा है आपका, कह सकते हैं दूसरा, देखिए क्या कहा जा रहा है। दूसरा ये कहा जा रहा है कि जो शपथ पत्र हैं, एफिडेविट, यानी कि शपथ पत्र, इस पर भी एविडेंस एक्ट लागू नहीं होता। तीसरा जो है आपका मध्यस्थ का मामला है कि मध्यस्थ के समक्ष कार्यवाहियों में भी, आर्बिट्रेटर के समक्ष कार्यवाहियों में भी एविडेंस एक्ट लागू नहीं होता। जो बेयर एक्ट की भाषा है उसको अब तक हमने तोड़ा। देखिए आपका न्यायालय में लागू होता है, 4 सेना कानून के अलावा समक्ष किए गए अन्य न्यायालयों में लागू है, अन्य सेना न्यायालय में। फिर आपका न्यायालय के समक्ष, यानी कि आपका न्यायिक कार्यवाहियों में लागू है। तो सबसे पहले हम न्यायालय बताएंगे। यहाँ जो कोर्ट शब्द आया है, यहाँ कोर्ट का मतलब क्या हुआ। तो जहाँ तक कोर्ट की बात है, क्या न्यायालय को, अभी हम आगे बताएंगे, न्यायालय को सेक्शन 3 में निर्वचित किया गया है और यहाँ न्यायालय का मतलब वही होगा जो सेक्शन 3 में न्यायालय की परिभाषा दी गई है। कोरिलेट भी करना है कोर्ट को या न्यायालय को आईपीसी के किस सेक्शन में डिफाइन स्पष्ट किया गया है, क्लियर किया गया, 20 सेक्शन भी याद रखिए, आईपीसी के किस सेक्शन में, 20। अगला है समस्त न्यायिक कार्यवाहियों में। अब जुडिशियल प्रोसीडिंग होती क्या है, अब ये पूछ लिया जाता है, तो बस एक लाइन याद रखिए, ऐसी कार्यवाही जिसमें कि साक्ष्य शपथ पर लिया जाता है या लिया जा सकता है, यानी कि ऐसी प्रोसीडिंग जिसमें एविडेंस एफिडेविट पर या तो लिया जाता है या लिया जा सकता है, उन कार्यवाहियों को हम क्या कहते हैं, न्यायिक कार्यवाही। अब कहाँ लागू है ये बताया गया। अब आइए हमें लिस्ट बनाना है कि द इंडियन एविडेंस एक्ट के प्रावधान कि कहाँ कहाँ अप्लाई नहीं होते। यहाँ से भी एक क्वेश्चन प्री में बनता है, सतर्क रहना है। और यहाँ आपका हमने लिस्ट भी बनाया है, तो आपका पहला जवाब रहेगा कहाँ अप्लाई नहीं होता कि सेक्शन 1 में 4 सैनिकों से संबंधित कानून है
उन कानूनों के तहत न्यायालयों में एविडेंस एक्ट के प्रावधान अप्लाई नहीं होंगे। पहला। दूसरा, शपथ पत्र आ गया, ये भी काफी महत्वपूर्ण है। शपथ पत्र पर जो ये एविडेंस एक्ट है अप्लाई नहीं होता। इस पर एक केस आप लिखेंगे और केस पूछा भी गया है यूपीजे में कि किस केस में कहा गया कि शपथ पत्र सामान्यतः एविडेंस नहीं होता। तो इस पर केस याद रखना है और केस आपका याद रखना है सुधा देवी। सुधा देवी वर्सेज एमपी नारायण। सुधा देवी वर्सेज एमपी नारायण का केस है 1988 का सुप्रीम कोर्ट का। देखिए इसमें एक लाइन बस याद रखना है प्री के लिए। उच्चतम न्यायालय ने यह निर्धारित किया कि सामान्यतः शपथ पत्र साक्ष्य नहीं माने जाते, जनरली एविडेंस नहीं माने जाते, एविडेंस एक्ट इन पर लागू नहीं होता। लेकिन यानी कि जब भी कहीं कोई बट या प्रोविजो लग जाए या लेकिन या परंतु लग जाता है तो कुछ न कुछ समस्या उत्पन्न हो जाती है। और लेकिन या परंतु पर एक उदाहरण आपका दिया जाए ताकि लेकिन या परंतु बड़ी खतरनाक होता है। जैसे कि हम अपने पर भी बता दें आपका उदाहरण, जैसे कि कहा जाता है कि मनोज सर तो पढ़ाते अच्छा हैं लेकिन अपने पहनावे पर अच्छा ध्यान नहीं देते। तो लेकिन जब लग जाता है तो कुछ न कुछ क्या होता है, समस्या आ ही जाती है। एक और उदाहरण दिया जाए, आपका उब गए होंगे तो तब लेकिन आगे बढ़ाया जाए। जैसे कि मान लीजिए एक लड़का है और वह अच्छी नौकरी पा लिया, सर्विस पा लिया, देखनुहार यानी कि शादी वाले दौड़ रहे हैं उसके दरवाजे पर, तो शादी काटने वाले भी सक्रिय रहते हैं। और जैसे ही आपका देखनुहार यानी कि लड़की पक्ष पहुंचा और गांव से बाहर निकलता है तो आप देखे होंगे कभी काल गांव में कि 2-3 लोग आपका सुरती बनाते रहेंगे और पूछ बैठेंगे कि कहाँ आए थे। तो भाई देखनुहार बताएगा कि इनके घर। तो पहले लड़के की बड़ाई करेंगे कि लड़का तो लाखों में एक है, इतना अच्छा सर्विस पाया है, इससे अच्छा लड़का कहाँ मिलेगा। लेकिन अब लेकिन लग गया तो सब खत्म। लेकिन बस रात में एक शीशी एक गिलास में एक ढक्कन डालता है और पी के मस्त हो जाता है। लेकिन आप चिंता न करिए, आपकी जब बिटिया ब्याह करके आएगी इतना बेलन और आपका चिमटा मार देगी कि वह एक ढक्कन भी क्या करेगा, छोड़ देगा। बहुत अच्छा लड़का है। तो उसी प्रकार लेकिन लगा देना है शपथ पत्र पर। सुधा देवी वर्सेज एमपी नारायण के वाद में उच्चतम न्यायालय ने कहा कि अगर न्यायालय सीपीसी के आदेश 19 के रूल 1, 2 या 3 के तहत एफिडेविट लेता है तो उसे साक्ष्य के रूप में मान सकता है, यानी कि साक्ष्य नियम उस पर क्या हो सकता है, लागू किया जा सकता है। ऑर्डर 19 का रूल 1, 2, 3 के तहत शपथ पत्र लेने पर। अगला आपका ये आया शपथ पत्र निपट गया तो मध्यस्थ आ गया। आज मध्यस्थ, क्या मध्यस्थ के समक्ष की कार्यवाहियों में एविडेंस एक्ट अप्लाई करेगा कि नहीं? तो आपका जवाब रहेगा नहीं करेगा। मत तो क्यों नहीं करेगा? क्योंकि जो आर्बिट्रेटर होते हैं वह नेचुरल जस्टिस न्याय के आधार पर और उचितता के आधार पर चलते हैं, एविडेंस एक्ट के आधार पर नहीं। लेकिन नेचुरल जस्टिस का उन्हें भी क्या करना पड़ता है, पालन। तो इसको अगले लेक्चर में और आपका आगे बढ़ाया जाएगा। अभी आपका सूचना दे दी जाए
कि 12:05 पर यानी कि 15 मिनट बाद जूरिस्प्रूडेंस की क्लास चलेगी। फिर एक बार बता दिया जाए कि 12:05 पर यानी कि बीच में 15 मिनट का ब्रेक रहता है और जूरिस्प्रूडेंस की क्लास चलेगी 12:05 पर यानी कि 12:05 पर। धन्यवाद।